नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हो चुका है सबसे बड़ा खुलासा। आखिरकार क्यों तालिबान को खुश करने के पीछे चीन के उसके पीछे क्या चाल है, ये आपको बताएंगे दोस्तों। और अफगानिस्तान के खजाने पर नज़र है चीन की और पूरी करना चाहता है अपनी ये दो मांग। कौन सी दो मांग है जो चीन तालिबान से अब पूरी करवाना चाहता है और इसीलिए तालिबान को खुश रखने के लिए उसकी चापलूसी कर रहा है, वो आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान मामले पर चर्चा के लिए ब्रिटिश पीएम ने इमरान खान को लगाया फोन, कहा तालिबान को ना दें एक तरफा मान्यता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच 24 घंटे में दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, भारतीयों को तेजी से निकालने के दे दिए गए हैं निर्देश। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री अभ्यास किया है। जी हाँ दोस्तों, चीन की नाक के नीचे एक बार फिर से भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास किया है। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, आयुष्मान भारत के तहत इलाज पाने वाले लाभार्थियों की संख्या पहुंची 2 करोड़। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी ही चीन और पाकिस्तान और तालिबान को उसकी हैसियत दिखा पाएंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें हो चुका है बड़ा खुलासा। आखिरकार तालिबान को क्यों खुश रखने की कोशिश कर रहा है चीन, कौन से वो दो मांग है जो पूरी करवाना चाहता है, आपको बता देते हैं दोस्तों। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जहां एक और पूरी दुनिया चिंता जता रही है, वहीं चीन इस स्थिति में भी फायदा उठाने की सोच रहा है। देश पर तालिबान के कब्जे से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी और उसके कब्जे के बाद कहा कि वो दोस्ताना संबंध बनाने के लिए तैयार है। चीन के इन बयानों से साफ है कि अमेरिका के निकलते ही वो इस देश में विकास परियोजनाओं के नाम पर अपना प्रभाव बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान को भिखारी बनाकर उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था चीन, अब कुछ उसी तरीके का काम तालिबान के साथ भी मिलकर अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर सकता है चीन का यहाँ अपना प्रभाव बनाए रखने के पीछे एक कारण ये भी है कि उसके सिंजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जहां उइगर मुस्लिम रहते हैं, और ये वही जातीय समूह है जिसका चीन नरसंहार करता है। चीन ने कहा है कि वो फिलहाल काबुल के साथ कोई राजनीतिक समझौता तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ भी विकास के नाम पर अपनी पैठ जमाएगा, जैसा कि वो पाकिस्तान में कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे पाकिस्तान को भिखारी बनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था चीन, अब वही काम अफगानिस्तान में भी करेगा और इसीलिए तालिबान की चापलूसी कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, तालिबान को खुश करने के पीछे चीन की कुछ मांगे भी छिपी हैं। बीजिंग के राजनीतिक विश्लेषक हुआ पो के अनुसार पहली मांग है कि चीन के निवेश की रक्षा करना और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दूसरी मांग है कि पूर्वी तुर्किस्तान के अलगाववादियों के साथ संबंध तोड़ना और उन्हें शिनजियांग में वापस नहीं आने देना। तो दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करने में लगा है चीन और इसीलिए उसने अपने आँख में भी पट्टी बांध ली है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो तालिबान कर रहा है उसको नज़रअंदाज करके तालिबान को खुश करने में लगा है चीन। और इसीलिए दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के अंदर जो अफगानी लोग हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमें चीन और पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ भारत पर और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी ही कुछ कर सकते हैं अफगानिस्तान को लेकर, चीन और पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है, तो दोस्तों वीडियो में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और लाइक करके आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान मामले पर चर्चा के लिए ब्रिटिश पीएम ने इमरान खान को लगा दिया फ़ोन और कहा कि तालिबान को ना दें एक तरफा मान्यता। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष यानी कि इमरान खान से कहा कि अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दी जानी चाहिए, न कि एक तरफा, और क्षेत्र में उत्पन्न संकट से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाने के लिए जॉनसन विश्व नेताओं के साथ फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात करने से पहले मंगलवार की दोपहर इमरान खान से बात की थी और चेतावनी दे दी थी कि अपने आप तुम इसको मान्यता ना दो, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके तहत सब कुछ होगा।
धन्यवाद दोस्तों। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच 24 घंटे में दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। भारतीयों को तेजी से निकालने के जारी कर दिए गए हैं निर्देश। या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने और अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया। हालांकि बैठक का विवरण साझा नहीं किया गया था। सूत्रों से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीतियों की समीक्षा की। सरकार ने मंगलवार को अफगानिस्तान में स्थिति से निपटने के लिए कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में चीन के नाक के नीचे कर दिया समुद्री अभ्यास। यहाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने बुधवार को कहा कि भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। बताया गया है कि भारतीय नौसेना पोत INS रणविजय और INS कोरा ने वियतनाम पीपुल्स नेवी फ्रिगेट VPNS ली थ्राई 2 मुख्यालय 012 के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। एयरफोर्स ने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत का उद्देश्य दोनों नौसेनाएं द्वारा साझा किए गए बंधन को मजबूत करना और ये भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम होगा। भारतीय नौसेना के जहाज 15 अगस्त को बंदरगाह चरण के लिए वियतनाम में कैम रैन पहुंचे, जिसमें वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ पेशेवर बातचीत शामिल थी और जिसमें सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया। तो दोस्तों, चीन की नाक के नीचे चीन के दो दुश्मन भारत और वियतनाम उसी के नाक के नीचे युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इससे चीन तिल मिलाया हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, आयुष्मान भारत के तहत इलाज पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के इलाज पूरा करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस योजना से गरीब लोगों को अब तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हुआ है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को इस योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के इलाज पूरा होने की उपलब्धि के अवसर पर कहा कि ये वही लोग हैं जो गरीबी की वजह से अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा पाते हैं। जिन 2 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती करा के इस योजना के तहत इलाज मिला है, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे थे जिनमें जान भी जा सकती थी और इस योजना ने बहुत सारे लोगों को नया जीवन दान देने का काम किया है। बता दें कि 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि इस योजना के जरिए हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर नागरिक स्वस्थ हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च नागरिकों पर बोझ न बने। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि जब ये योजना को लॉन्च किया गया था तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग की प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं था, लेकिन यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ऐसी योजना की परिकल्पना की और इसे लागू किया। आज जब पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश भारत भी कोविड-19 महामारी की मार झेल रहा है, तो ऐसे में इस योजना की उपयोगिता अब हर कोई महसूस कर रहा है। मांडविया ने आगे कहा कि पीएम जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से ज़्यादा है। भारत जैसे देशों में देखा गया है कि हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च सामान्य परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। खासकर गरीब परिवारों के लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। महिलाओं को अपना जेवर भी गिरवी रखना पड़ता है। हम सब ने देखा सुना होगा कि लोगों को इलाज के लिए अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ गई। जिंदगी भर की बचत एक झटके में बीमारी छीन लेती है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू हुई इस योजना ने ऐसे लोगों का दुख दर्द दूर कर दिया। बता दें कि आयुष्मान कार्ड जितने लोगों को मिले हैं उनमें से तकरीबन 50% महिलाएं हैं। जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनमें से 47% महिलाएं हैं और PMJAY के तहत 141 ऐसी मेडिकल प्रोसीजर शामिल किए गए हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। महिलाएं सिर्फ इस योजना की लाभार्थी ही नहीं बल्कि इस योजना के क्रियान्वयन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण भारत में आशा वर्कर और अस्पतालों में आरोग्य मित्र से लेकर राज्य की कई हेल्थ एजेंसियों की
प्रमुख के तौर पर भी महिलाएं इस योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रही हैं। मांडविया ने इस मौके पर कहा कि जब तक इस योजना के तहत तकरीबन 16.50 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए हैं, यह उपलब्धि तब हासिल की गई है जब पिछले 1.5 साल में कोरोना महामारी का देश सामना कर रहा है। आयुष्मान भारत आने वाले दिनों में और बढ़े और जन भागीदारी से एक मास मूवमेंट का रूप ले। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी से बोले कपिल देव, आपने खेल जगत का दिल जीत लिया, बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ खुलकर बात की और वो इस दौरान खिलाड़ियों से अपने अनुभव भी उन्होंने साझा किए। ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ साथ पीएम मोदी का यही व्यवहार पूरे विश्व विजेता कप्तान कपिल देव को भी भा गया। आपको बता दें कि कपिल देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कपिल देव ने ट्विटर पर लिखा कि ओलंपियनों के साथ आपका संवाद देखा और बहुत अच्छा लगा, ये हर खिलाड़ी के साथ तालमेल बिठाएगा। आज आपने समूचे खेल जगत का दिल जीत लिया है, जय हिंद। इतना ही नहीं, कपिल देव ने एक लंबे लेख में बताया कि किस तरह मोदी जी ने पूरे खेल जगत का दिल जीत लिया है। वहीं कपिल देव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, कपिल देव, इन शब्दों के लिए आपका शुक्रिया। आप सभी खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हम सभी को मिलकर काम करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय खेल आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। कपिल देव ने द स्टेट्समैन में लिखे अपने कॉलम में कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के किस प्रधानमंत्री कभी कहा है कि वह हमारे देश में खेल की संस्कृति बनाना चाहते हैं। उन्होंने माता पिता से उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की अपील की जो खेल खेलना चाहते हैं। मोदी जी ऐसा करने वाले पहले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने माता पिता से अपने बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। कपिल देव ने आगे लिखा कि ओलंपिक के दौरान भी प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात की थी, लेकिन उनमें भाषण या औपचारिकता नहीं थी। उन्होंने बजरंग पुनिया के दृढ़ संकल्प और रवि दहिया के साथ विरोधी के काटने के बारे में पूछा। वहीं नीरज चोपड़ा से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि उन्होंने भाला फेंकते ही जीत हासिल कर ली थी। कपिल देव ने आगे लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोकतंत्र के प्रभारी व्यक्ति मानते हैं कि लेख और खेल संस्कृति महत्वपूर्ण है। यही खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा देता है, जो मोदी जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने के दिए हैं निर्देश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीते वर्ष बंद चल रहे स्कूलों के खुलने का समय आ गया है और उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 8वीं तक के भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 अगस्त से खोले जाएंगे, तो वहीं 1 से 5वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर कंट्रोल के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार जीवन सामान्य बनाने के लिए अभियान में लगी है और इसी क्रम में सूबे में कोविड प्रोटोकॉल के साथ छोटे बच्चों की क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है। सोमवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा था कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से 6 से लेकर 8 तक और 1 सितंबर से 1 से लेकर 5 तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में अफसरों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे देश के पदक वीरों का सम्मान। मेगा इवेंट में शामिल होंगे सभी ओलंपियंस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि 19 अगस्त का दिन लखनऊ के लिए बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यूपी में आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लखनऊ के इकना स्टेडियम में इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इस बार भारतीय दल ने ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को यूपी सरकार 2 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान रूप में देगी और रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ओलंपिक में शामिल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप अलग से धनराशि भी
दी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कार्यकर्ताओं में जोश भरने उत्तराखंड आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, देंगे जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में राजनीतिक दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के अलावा शक्ति प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बाद अब बीजेपी भी अपना दमखम दिखाने को बेताब है। जन आशीर्वाद यात्रा में नजर आए कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखते हुए बीजेपी अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए भी तैयार है। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार 20 अगस्त को देहरादून पहुंच रहे हैं और इस दौरान नड्डा अलग अलग 11 बैठकों में भाग लेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 अगस्त को 10 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उतरेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 21 अगस्त को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व सैनिकों से संवाद सैनिक सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है जारी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मानसून तेज रफ्तार पकड़ने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया है कि 19 अगस्त से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी बारिश की आशंका है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी कल के बाद मौसम बदलेगा और 20 से 22 अगस्त तक जमकर बारिश होने के आसार हैं। जबकि अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इन सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब उमस का दौर खत्म होगा और 20 अगस्त के बाद से भारी बारिश के आसार हैं। अनुमान के मुताबिक बारिश का ये दौर अगले 10 दिनों तक जारी रहने वाला है और इसलिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डोकलाम के बाद सिक्किम पर कई बार हो चुका है भारत चीन के बीच विवाद, लेकिन सेना ने हर बार नियंत्रण में कर ली है स्थिति। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ डटी है। इसी बीच खबर है कि डोकलाम के बाद सिक्किम की भारत चीन सीमा पर चीनी आक्रामक की कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी रिपोर्ट कभी नहीं मिली। इन सभी घटनाओं में भारतीय सैनिकों ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था। लद्दाख गतिरोध के बाद चीनी सेना ने सीमा के दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे और रणनीतिक विकास में तेजी से वृद्धि की है। ऐसे में भारत को भी खुद को मजबूत करने की कोशिशों में तेजी लाने की जरूरत है। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार चीन ने तिब्बत पठार पर लगभग 500 गांवों का निर्माण किया है ताकि ज़्यादा सप्लाई चेन जुटाई जा सके। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिएगा जय हिंद, जय भारत।